एमडी कैट 2025 और नम्स 2025 के लिए हमने केमिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट किया है और केमिकल इक्विलिब्रियम को खत्म करने के बाद केमिकल काइनेटिक्स का आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास मेथड्स कौन से हैं जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकें। तो सबसे पहली चीज ये कि आपके पास दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक होते हैं फिजिकल मेथड्स और दूसरे होते हैं आपके पास केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में हम 5 मेथड्स को डिस्कस करेंगे और वन बाय वन देखते जाएंगे कि इसमें जो है वो जो टेक्निक यूज हो रही है उनकी डिटेल्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। ये मेथड उन रिएक्टेंट्स के लिए यूज होगा जो यूवी रेज और आईआर रेडिएशंस को क्या करते होंगे, एब्जॉर्ब करते होंगे। हम कोई भी एक स्पेसिमेन लेंगे या सैंपल लेंगे, उस पे जब हम ये रेडिएशंस थ्रो करेंगे तो जितनी रेडिएशंस हमारे पास एब्जॉर्ब हुई होंगी वो उनकी एब्जॉर्ब होने के रेट से हम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर लेंगे, डिटरमिन कर लेंगे। दूसरा आपके पास मेथड है डायलेटोमेट्रिक मेथड। ठीक है, ये वैसे रिएक्शन में अप्लाई होगा जिसमें वॉल्यूम चेंज होता है। क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, अब वॉल्यूम चेंज अगर होगा तो उसको हम कहेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह दोनों एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और वॉल्यूम चेंज को कंपेयर करके हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करते हैं। तीसरा मेथड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। हम क्या करते हैं कि हम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को यूज करते हैं क्या देने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन देने के लिए। ये आयनिक सब्सटेंसेस पे जो है वो अप्लाई होता है। फिर नेक्स्ट है रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड। ये आपके पास ऐसे रिएक्शंस में यूज होगा जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन देखें ग्लूकोज की अल्कोहल में, ठीक है, आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को किसकी, ग्लूकोज की, लिख भी देता हूं, अल्कोहल में आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट मेथड वो है ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। इस मेथड में पोलैरिमीटर यूज होता है। ठीक है, और रोटेशन मॉलिक्यूल जो है ना, आप इसमें लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का कॉन्सेप्ट शायद बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ते हैं और हम एमबीबीएस में जो है उसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। पोलैरिमीटर को मॉलिक्यूल्स जो है वो रोटेट करते हैं। ठीक है, किसी भी पोलराइज्ड लाइट को, वो पोलराइज्ड लाइट की जो रोटेशन है ना वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, अब इस में फिजिकल मेथड्स में 5 मेथड्स हमने ऊपर ऊपर से डिस्कस कर लिए। ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पेपर में किसी भी किस्म का क्वेश्चन टैकल करने के लिए चाहिए होगी। इससे ज्यादा अगर आपको पढ़ना है तो उसका फायदा नहीं है, लेकिन आप रीडिंग दे सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यही रहेगा। ठीक है, अब केमिकल मेथड क्या है, केमिकल मेथड है एसिड बेस टाइट्रेशन। अगर आपको पता हो, अगर आपने कभी टाइट्रेशन अपनी लैब में की हो, तो टाइट्रेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से पता करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद होगा तो हम इसमें, अगर आपने कभी एसिड की टाइट्रेशन की हो, एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह की, तो हम फिनोल्फिलीन होता है एक केमिकल इंडिकेटर, उसको यूज करके हम कलर चेंज से मोलैरिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो हमें पता ना हो, तो अननोन क्वांटिटी को हम केमिकल मेथड से कैलकुलेट करते हैं टाइट्रेशन की मदद से। ये आपने शायद सेकेंड ईयर में इसका एक प्रैक्टिकल भी किया होगा केमिस्ट्री में, तो बस इसमें इतना पता होना काफी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर्स जिन पर एक रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपने ये भी पढ़ लिया कि आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको पता कैसे करते हैं, रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन चेंज पर यूनिट टाइम। आपने ये भी पढ़ लिया कि केमिकल काइनेटिक्स में हम फैक्टर्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, हमने डेफिनेशन में डिफाइन किया था
केमिकल रिएक्शन में हम केमिकल काइनेटिक्स में हम फैक्टर्स भी पढ़ते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो एमसीक्यूज के लिहाज से देखें तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ इसमें से कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं और मैं कराऊंगा भी लेक्चर के आखिर में। ठीक है, आपने थोड़ा गौर से सुनना है और इस चीज को दिमाग में रखना है कि जितने भी पॉइंट्स मैं ये करा रहा हूं ये क्रक्स है ऑफ ऑल योर प्रोवेंशियल बुक्स, और कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी ये क्रक्स है, तो इनको आपने दिमाग में रखना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, एक्टिव रिएक्टेंट्स जो हैं उनका जो रेट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, स्टेट की बात करते हैं, गैसेस ज्यादा रिएक्टिव है लिक्विड्स और फिर सॉलिड्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट, elements of group 1a are more reactive than group 2a which are more reactive than group 3a। ठीक है, alkali metals, alkaline earth metals और ग्रुप 3 एलिमेंट के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या होगा, तो आपके पास ग्रुप 1a जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज ये है कि आयनिक रिएक्शन जो है वो फास्ट होते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में ये बात आ गई। उसके बाद दो तरह के रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन, ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर में, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा, फास्ट स्लो मॉडरेट रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है और हम किस तरह जो है उनको डिस्टिंग्विश करके उनकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, वो पहला लेक्चर जरूर देख लें, इसमें काफी सारे एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर वेरी फास्ट और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। किससे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन से। रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन ये होगा कि एक मॉलिक्यूल टूट रहा है, ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड बन रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और दोबारा नया मॉलिक्यूल बन रहा है, उससे जो है वो न्यूट्रलाइजेशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा तेज होंगे। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हमने दिमाग में रखने हैं, और इसमें से जो सबसे ज्यादा टेस्ट होती है ना चीज, वो ये वाली है और ये वाली है। ठीक है, आयनिक रिएक्शंस का पूछता है और उसके साथ साथ ग्रुप 1a 2a और 3a का पूछता है। अच्छा, अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। किस में पढ़ा, लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा। जिसको नहीं पता लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, तो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम के 8 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं और उसमें से एक लॉ ऑफ मास एक्शन का है, लाजमी जाके देखना है। कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स कर लो। ठीक है, ये किस पे मैटर करता है, एक्सेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, डिपेंड करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं ये आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना समझ लो कि वो जिनमें रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अच्छा, अब ये क्यों है कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ऐसे होता है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाती हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स लिखना चाहिए, कोलिजन्स क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, इसकी मैंने एक आपके लिए इलस्ट्रेशन बनाई है ताकि आपको ये याद रहे। कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी, आपको यहां शायद नजर आ रहा हो, कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, इंक्रीज्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी। हायर कंसंट्रेशन लीड्स टू मोर फ्रीक्वेंट पार्टिकल कोलिजन्स, enhanced reaction rates, more collision results in a faster reaction rate। ठीक है, ये बात आपको इस इलस्ट्रेशन से समझ आ जानी चाहिए। अनवेलिंग द इंपैक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रेट्स, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इनहैंस्ड रिएक्शन रेट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कोई पॉइंट है तो इंपॉर्टेंट, वो है सरफेस एरिया। ठीक है,
सरफेस एरिया जो है वो कैसे मैटर करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सवाल आपने ये पूछना है कि सरफेस एरिया क्यों। एक दफा आपके पीएमसी के मॉडल क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि कैसे सरफेस एरिया करता है। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मोर सरफेस एरिया इक्वल्स टू मोर एक्टिव साइट्स इक्वल्स टू फास्टर रिएक्शन। सवाल क्या पूछते हैं वो, सवाल ये पूछते हैं कि अगर आपके पास कोल है और साथ, एक मिनट, अगर आपके पास कोल है, कोल के मेरा मतलब है पीसेस हैं, और उसकी कंपैरिजन में डस्ट कोल है, तो आपके पास रिएक्शन जो है वो किस में ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, डस्ट कोल में ज्यादा होगा। सवाल एक और बहुत फेमस एमडी कैट का क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा, एल्यूमिनियम पाउडर वर्सेस एल्यूमिनियम फॉइल का क्वेश्चन वो लाजमी पूछते हैं। आपको पता है कि एल्यूमिनियम पाउडर, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल का सरफेस एरिया क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसकी एक इलस्ट्रेशन मैंने बनाई है, ठीक है। इलस्ट्रेशन क्या है, अनवेलिंग द इंपैक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन रिएक्शन रेट्स। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, इंक्रीज्ड कोलिजंस। इंक्रीज्ड कोलिजंस क्यों, लार्जर द सरफेस एरिया लीड्स टू मोर रिएक्टेंट कोलिजंस, ठीक है, और मोर कोलिजन रिजल्ट इन अ फास्टर रिएक्शन रेट। तो आपके पास सरफेस एरिया भी और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स भी दोनों किस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों इफेक्टिव कोलिजंस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इफेक्टिव कोलिजन जो है वो फास्टर रिएक्शन रेट को क्या कर रही हैं, एनहांस कर रही हैं। तो ये आपके पास क्या है, सारी स्कीम ऑफ स्टडी है, ठीक है। अब सरफेस एरिया की बात हो गई, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसको लाजमी अपनी कॉपी में लिख लें और इसको याद भी कर लें, ठीक है। कॉन्सेप्ट को, मेरा मतलब एग्जांपल नहीं, कॉन्सेप्ट को, कि किसी भी किस्म का इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ये बात पता हो कि छोटा अगर कोई भी पार्टिकल होगा या छोटा कोई भी सरफेस एरिया होगा जिसका भी, उसका रेट ज्यादा होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ, आपके पास कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। आपने सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा, होमोलिसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आई होप पढ़ा हो। उसमें क्या होता है कि आप एक एल्केन लेते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसको हैलोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। आपके पास एक इस तरह का प्रोडक्ट बनता है और एक इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। इसमें आप क्या करते हो, एच म्यू लेते हो, क्यों, ताकि आप इस Cl2 को क्या कर सको, तोड़ के फ्री रेडिकल बना सको। ये इस प्रोसेस को कहते हैं हम होमोलिसिस। होमोलिसिस मतलब कि दोनों के पास जो है वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, ठीक है। बताने का मकसद ये था कि पहली चीज है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन करता है, और बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन करता है। और होता यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, IO मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इन व्हाट, इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस। पीएमसी का क्वेश्चन बैंक टॉपिक वाइज क्वेश्चन क्या देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मैं आपको लिस्ट दे देता हूं, आप वो लिस्ट तैयार कर लें, आपका एमसीक्यू इस तरह का इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाला बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये ऐसी एक लिस्ट में आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी दूंगा। पहला जो पीएमडीसी का या किसी भी प्रोवेंशियल यूनिवर्सिटी का फेवरेट एग्जांपल होती है, वो होती है डीकॉम्पोजिशन ऑफ
हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पता नहीं क्यों लेकिन इनको ये बहुत पसंद है, तो ये लाइट पे डिपेंड करता है। फिर हो गया होमोलिटिक क्लीवेज, चलो पूरा लिख लेते हैं, CH4 प्लस Cl2 मैंने बता दिए, H म्यू देता है आपके पास CH3Cl प्लस HCl। तीसरा है फोटोसिंथेसिस, ये तो आपको बचपन से पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो आपके पास डिपेंड करता है। तो जो पीएमसी का टॉपिक वाइज क्वेश्चन था, टॉपिक वाइज जो पीएमसी ने क्वेश्चन बैंक दिया था, उसमें ये वाला ऑप्शन दिया गया था, डीकॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज है वो है ओरिएंटेशन। अब मैंने कहा कि ओरिएंटेशन, एक सेकेंड, पहले मैंने कहा था कि जितने भी मोर इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी उससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन चीज ये है कि मोर कोलिजन्स किस पे डिपेंड कर रही थी, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा करने के लिए आप क्या करोगे, रिएक्टेंट ज्यादा करोगे। लेकिन ये जो वर्ड है ना इफेक्टिव कोलिजन्स, अब उन कोलिजन को इफेक्टिव करने के लिए क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो रेट आपका जो होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है वो है आपके पास कैटलिस्ट की, जित रेट इज प्रोपोर्शनल टू कैटलिस्ट। सबको पता है कैटलिस्ट जो है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट नहीं करेगा तो और कौन करेगा। ये एक मैंने इलस्ट्रेशन बनाई है, एआई जनरेटेड है, एआई से बनाई है लेकिन मैंने बनाई है। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, वो कहता है कि चूज द बेस्ट मेथड टू इंक्रीज द रिएक्शन रेट। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, या तो आप कैटलिस्ट डाल लें वर्सेस या आप टेम्परेचर इंक्रीज कर लें। इस पे सोचना, ठीक है, इस पे सोचना। ये मैंने मतलब बड़ा सोच के इस क्वेश्चन को डिजाइन किया। कैटलिस्ट क्या करता है कि आपके पास प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एंजाइम्स लोअर दी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, अटा मार के आए हैं अब हमेशा से। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट कराने के लिए चाहिए होगी। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीजेस द मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी फॉर मोर कोलिजन्स। आपने मुझे कमेंट्स में इसका जवाब देना है कि क्या कैटलिस्ट डालने से ज्यादा इंक्रीज होगा रिएक्शन रेट या टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा होगा। तो इसका आप जवाब तब दे सकेंगे जब आपको यह पता होगा कि भाई टेम्परेचर जो है वो रिएक्शन रेट को किस तरह इंक्रीज करता है। ठीक है, अच्छा, एक और बात जो मैं सोच रहा था कि टेम्परेचर में साथ आपको पढ़ा दूं, वो अरेनियस इक्वेशन है, तो मैं इधर ही पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, सही है। टेम्परेचर, आप क्या करते हो जी, आप कहते हो कि रेट, आपने ये बात स्टैब्लिश कर दी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, कैसे इंक्रीज करता है, सवाल का जवाब है टेम्परेचर इंक्रीज करने से ज्यादा कोलिजन्स होती हैं, और ज्यादा कोलिजन्स होने से मोर इफेक्टिव कोलिजन्स होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इसको अगर मैं क्वांटिफाई कर दूं, अगर मैं किसी तरह इसको क्वांटिफाई कर दूं कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने से कितना रेट ज्यादा होता है, तो बुक्स कहती हैं कि अगर मैं किसी एक रिएक्शन का 10 केल्विन जो है वो किसी भी रिएक्शन में मैं क्या करूं, अगर 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो उस रिएक्शन का रेट जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। ये वाली जो एनालॉजी है ना, ये एमडी कैट के पास्ट पेपर्स में बड़ा फेमस क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, 10 केल्विन बढ़ाएंगे तो दो दुगना हो जाएगा रेट, लेकिन फिर भी इसको माना जाता है कि ये एक सवाल है। ठीक है, अच्छा,
अब एक बात यह है कि आपके पास टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के ऊपर जो इफेक्ट है वो हमें पता कैसे चलता है? वो हमें पता चलता है आर्हीनियस इक्वेशन से। आर्हीनियस इक्वेशन से। आप यहां पर सोच रहे होंगे कि इसने रेट इक्वेशन नहीं पढ़ाई, तो ये अभी रेट कांस्टेंट नहीं पढ़ाया तो ये भी आर्हीनियस इक्वेशन का जिक्र क्यों कर रहा है? मैं भी यही सोच रहा था कि आपको आर्हीनियस इक्वेशन बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर सिर्फ नाम सुन लें और इक्वेशन देख लें ताकि आपको पता हो जब आप रेट इक्वेशन या रेट कांस्टेंट पढ़ें तो आपको ये समझ आए कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो K इक्वल्स टू A इंटू ई ए बाई आर टी, ये आपके पास क्या है? आर्हीनियस इक्वेशन है। मैं सबके नाम बता देता हूं, लेकिन इसको इंटरप्रेट हम बाद में जाके कर लेंगे ताकि आपको भी समझ आए और मैं भी आपको किसी मुंह से समझा सकूं कि भाई आर्हीनियस इक्वेशन क्या है रेट कांस्टेंट बनाने के बाद। तो K आपके पास क्या है जी? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। A आपके पास क्या है जी? आर्हीनियस का कांस्टेंट है। E आपके पास क्या है जी? बेस है। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम वाले ई नहीं थी जो हम मैथ्स में पढ़ते थे, ये वो है। ठीक है। ई ए क्या है यहां पर? एक्टिवेशन एनर्जी। और आर और टी, अब यहां पर जो आर और टी है ना, टी टेम्परेचर है, आर क्या है मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है। अगला हमारा पूरा लेक्चर जो है ना वो इस आर पे बेस्ड होगा, इस आर पे और रेट इक्वेशन पे। ठीक है। तो तब तक के लिए अभी थोड़ी देर तक हम सेकेंड लेक्चर भी करेंगे, तो तब तक के लिए ये नोट्स लाजमी बनाने हैं। इसमें मैंने बहुत से क्वेश्चंस जो है वो कवर कर दिए और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट्स में चाहिए कि कैटलिस्ट और टेम्परेचर डालने से किस में जो है वो ज्यादा रेट इंक्रीज की चांसेस हैं। तो ये क्वेश्चन सारे नोट डाउन कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।